नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वैरियर ड्रीम रैंकर 450+ पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि अभी आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से 9, 10, 11 और 12 के सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो आज हम लोग 11th मैथ में चैप्टर 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन को हम लोग जानेंगे। तो चैप्टर 3 तक, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का वीडियो आप लोग को दे दिया गया है। तो आज हम लोग मैथ के चैप्टर 11th मैथ के चैप्टर 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत का वन शॉट कॉन्सेप्ट को जानेंगे। मतलब कि समझिए कि क्लास एक प्रकार का रिवीजन क्लास है। इसमें हम लोग प्रश्नों को हल नहीं करेंगे बल्कि उन सभी कॉन्सेप्ट को जानेंगे जिसमें इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट उन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। उन्हीं कॉन्सेप्ट पर चैप्टर 4 का सारा प्रश्न बनेगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है। जय माँ शारदे। तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिए 11th मैथ हेडिंग डालिए। 11th मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन। इसको आप लोग अंग्रेजी में लिख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, और हम लोग इरेज करते हैं क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये चैप्टर क्या है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। क्या गणितीय आगमन का सिद्धांत, तो ये क्या है, इसके आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे। यह है क्या, हम आप लोग को समझाते हैं। इसका आप लोग लिखिए सबसे पहले परिभाषा। गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है, तो यहाँ इसका परिभाषा लिखिए कि गणित के कथनों को हम लोग को पिछला चैप्टर में रिलेशन फंक्शन में बताए थे कि कथन को अंग्रेजी में स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट गणित के कथनों को सिद्ध करने के लिए जिस सिद्धांत की ज़रूरत होती है उसे गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते हैं। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है, इसका आप लोग परिभाषा जानिए कि गणित के कथनों को, मतलब कि गणित के स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए, गणित का कोई भी कथन है उसको सिद्ध करने के लिए जिस सिद्धांत की ज़रूरत होती है, गणित के कथनों को सिद्ध करने के लिए कोई सिद्धांत का ज़रूरत होता है, तो उसी सिद्धांत को क्या कहते हैं, उसी सिद्धांत को कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो आई होप कि आप लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत का मतलब समझ गए होंगे। क्या है कि गणित के कोई कथन दिया है तो उसको सिद्ध करने के लिए कोई सिद्धांत का ज़रूरत होगा। क्या होगा, कोई सिद्धांत का ज़रूरत होगा, और उसी सिद्धांत को कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसमें इस चैप्टर नंबर 4 में कुछ भी नहीं है, केवल हम लोग इतना जानते हैं कि किसी भी कथन को हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। इसमें केवल हमारा सिद्ध प्रश्न है। क्या है, सिद्ध प्रश्न हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में केवल हमको सिद्धांत को प्रूव करना है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद आप लोग डालिएगा हेडिंग। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा। एक चीज़ है कि नोट आप लोग लिखिएगा कि गणितीय आगमन के 2 सिद्धांत है। लिखिएगा नोट में लिखिएगा कि गणितीय आगमन के मुख्यतः दो सिद्धांत हैं।
गणितीय आगमन के मुख्यतः कितने सिद्धांत हैं? मुख्यतः 2 सिद्धांत है। मतलब कि गणित के आगमन को सिद्ध करने के, किसी भी कथन को सिद्ध करने के लिए यहाँ 2 सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। उन 2 सिद्धांत से सभी कथन हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो गणितीय आगमन को सिद्धांत करने के लिए कितने, माफ करिए, गणित के कथनों को सिद्ध करने के लिए कितने सिद्धांत हैं? तो 2 सिद्धांत हैं। इसको आप लोग नोट में लिख लीजिए कि गणित के कथनों को सिद्ध करने के लिए गणितीय आगमन के मुख्यतः 2 सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है? 2 सिद्धांत है। तो इन सिद्धांत को जानने से पहले हम लोग एक चीज़ को जानेंगे। क्या है? 1-2 वर्ड को जानेंगे। उसी वर्ड के तहत आप लोग समझ जाइएगा। एक होता है समीकरण। क्या होता है? समीकरण। यह समीकरण का नाम आप लोग सुने होंगे। एक होता है असमीका। असमीका। एक होता है समीकरण, एक होता है असमीका। क्या होता है? एक होता है समीकरण और एक होता है असमीका। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे। फिर हम लोग गणितीय आगमन के 2 सिद्धांत को जानेंगे। तो समीकरण से आप लोग क्या समझते हैं और असमीका से आप लोग क्या समझते हैं? समीकरण क्या है? समीकरण को आप लोग समझिए। समीकरण क्या है? समीकरण में क्या होता है? समीकरण में चर और अचर मानों के बीच बराबर का चिन्ह होता है। कैसा चिन्ह होता है? चर और अचर मानों के बीच बराबर का चिन्ह होता है। कैसा चिन्ह होता है? बराबर का। जैसे कि ये हो गया चर मान, x + y हो गया चर मान, और इसके बीच और ये हो गया 2 हो गया अचर मान। तो चर और अचर मान के बीच बराबर का चिन्ह आ जाए तो इसको कहते हैं समीकरण है। क्या है? समीकरण है। यदि चर और, ये देखिए x और y चर मान है और 2 अचर मान है, तो चर और अचर मानों के बीच बराबर का चिन्ह आ जाती है, ये हो जाता है समीकरण। क्या हो जाता है? समीकरण। ठीक उसी प्रकार यहाँ मान लीजिए कि x + y = 8 है, तो देखिए यहाँ चर और अचर मानों के बीच बराबर का चिन्ह आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं समीकरण है। क्या है? इसको कहते हैं कि समीकरण है। ठीक उसी प्रकार a + b - c = 9, ये क्या है? ये चर और अचर मानों के बीच बराबर का चिन्ह आ जाती है, ये होता है समीकरण। क्या होता है? समीकरण। समीकरण तो आप लोग समझ गए। एक होता है असमीका। असमीका किसे कहते हैं उसको आप लोग जानिए। असमीका में चर और अचर मानों के बीच ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू का साइन होता है। मतलब कि बड़ा, छोटा, बड़ा और बराबर, छोटा और बराबर का चिन्ह होता है असमीका में। चर और अचर मानों के बीच बराबर, माफ करिएगा, बड़ा, छोटा, बड़ा और बराबर या छोटा या बराबर का चिन्ह होता है चर और अचर मानों के बीच, तो उसको कहते हैं वो असमीका है। असमीका जैसे कि देखिए आप लोग यहाँ समझिए कैसा होगा। असमीका हो जाता है ऐसे x + y > 4। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे कि यह समीकरण नहीं है, यह असमीका है। देखिए यहाँ चर, ये x और y चर मान हो गया और 4 हो गया अचर मान। तो चर और अचर मानों के बीच ऐसा साइन, बड़ा या बड़ा का साइन, या यहाँ पे कोई दे दे छोटा का साइन, या दे दे छोटा का साइन, या दे दे बड़ा और बराबर का साइन, बड़ा और बराबर का साइन दे दे, या छोटा या बराबर का साइन दे दे, तो इसको कहेंगे कि यह असमीका है। क्या है? असमीका है। चर और अचर मानों के बीच बड़ा, छोटा, बड़ा या बराबर या छोटा या बराबर का साइन दे दे तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह असमीका है। चर और अचर मानों के बीच बराबर का साइन दे तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह समीकरण है। तो आई होप कि आप लोग समीकरण और असमीका समझ गए होंगे। समीकरण कुछ नहीं है, चर और अचर मानों के बीच बराबर का साइन हो तो उसको हम लोग कहते हैं समीकरण है। और चर और अचर मानों के बीच बड़ा या छोटा या बड़ा या बराबर या छोटा या बराबर का साइन हो तो उसको कहते हैं कि वह असमीका है। क्या है? असमीका है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम लोग करते हैं रेज। आई होप कि आप लोग ये समीकरण और असमीका आप लोग समझ गए होंगे। तो समीकरण और समीका समझने के बाद हम लोग गणित के 2 कथनों को समझते हैं। गणित के मुख्यतः 2 सिद्धांत क्या कौन कौन है, उन सिद्धांत पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला लिखिएगा सिद्धांत नंबर 1। सिद्धांत नंबर 1 लिखिएगा कि यदि मार्कर हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यदि कोई लिखिएगा, गणित सिद्धांत नंबर 1 लिखिएगा, यदि कोई कथन n = 1 पर, यदि कोई कथन n = 1 पर सत्य है तो वह कथन n = k पर भी सत्य होगा।
गणित का पहला गणितीय आगमन का सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या कहता है कि यदि कोई कथन, मान लीजिए कोई कथन है, वह कथन n बराबर 1 पर सत्य है, तो वह कथन n बराबर k पर भी सत्य होगा। इसको हम लोग अभी एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कैसे होगा। पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए कि यदि कोई कथन n बराबर 1 पर सत्य है, तो वह कथन n बराबर k पर भी सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। यदि कोई कथन दिया है, क्या दिया है? मान लीजिए कोई कथन दिया है और उसमें एक मान रखने पर LHS और RHS उसका बराबर आ रहा है, तो उस कथन n बराबर k पर भी सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। अब सिद्धांत नंबर दूसरा लिखिए। सिद्धांत नंबर दूसरा क्या कहता है कि यदि कोई कथन n बराबर k+1 पर सत्य है, तो वह सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं n संबंध रखता है किससे? नेचुरल नंबर से। यहाँ n4 हो जाएगा नेचुरल नंबर। यहाँ जो n है ना, n जो है संबंध रखता है किससे? सभी नेचुरल, n4 नेचुरल नंबर। यहाँ लिख लीजिएगा n बराबर प्राकृत संख्या, n बराबर प्राकृत संख्या। यहाँ आप लोग लिख लीजिए n बराबर प्राकृत संख्या। माफ करिएगा, n बराबर प्राकृत संख्या। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है उसको हम लोग समझ लिए कि गणित के कथनों को सिद्ध करने के लिए जिस सिद्धांत का उपयोग करते हैं उसी को कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन के सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो सिद्धांत। गणितीय आगमन के मुख्यतः कितने सिद्धांत होते हैं? दो। पहला सिद्धांत क्या कहता है? पहला सिद्धांत कहता है कि यदि कोई कथन n बराबर 1 पर, यदि कोई स्टेटमेंट n बराबर 1 पर सत्य है, तो वह कथन n बराबर k पर भी सत्य होगा। क्या होगा? यदि कोई कथन n बराबर 1 पर सत्य है, तो वह कथन n बराबर k पर भी सत्य होगा। फिर दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? गणितीय आगमन का दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि यदि कोई कथन n बराबर k+1 पर सत्य है, यदि कोई कथन n बराबर k+1 पर सत्य है, तो वह सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा। तो वह कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा। क्या? कि यदि कोई कथन n बराबर k+1 पर सत्य है, तो वह सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा। वह कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा। और चूँकि प्राकृत संख्या को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में सभी प्राकृत संख्या आ सकता है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। इतना आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि क्या है। इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे यहाँ पे प्रश्न को हल करेंगे सभी। चलिए, पहले आप लोग एक नोट पॉइंट में लिखिएगा। नोट में लिखिएगा कि चैप्टर 4 के सभी प्रश्न निम्न चरण से बनेंगे या हल होंगे। माफ करिएगा, इसको हम लोग सही से लिखते हैं। चैप्टर 4 के सभी प्रश्न, इसको यहाँ से आप लोग लिखिएगा कि चैप्टर 4 के सभी प्रश्न 3 चरण में हल होंगे। कितने चरण में? इसको आप लोग नोट में लिखिएगा।
नोट में क्या लिखिएगा कि चैप्टर जो 4 है गणितीय आगमन का सिद्धांत है, उसके सभी प्रश्न मतलब कि जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो कितने चरण में बनेंगे, 3 चरण में पूछेंगे। चैप्टर 4 का नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत, तो इसमें केवल सिद्धांत के द्वारा क्वेश्चन को प्रूव कर कर दिखाना है, सिद्ध कर कर दिखाना है। इसमें सभी प्रश्न केवल सिद्ध करने वाला है। तो इसके चैप्टर 4 के जो सभी प्रश्न है ना वो 3 चरण में बनेंगे। कौन कौन से चरण में बनेंगे उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। मतलब कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सबको हम लोग 3 चरण में बनाएंगे। कितने चरण में? 3 चरण में। तो पहला चरण का आप लोग नाम लिखिएगा, चरण पहला। चरण नंबर पहला क्या है कि यदि कोई कथन n बराबर k पर सत्य है, n बराबर k पर सत्य है, तो माफ करिएगा, यदि n बराबर 1 पर सत्य है, यदि कोई कथन n बराबर 1 पर सत्य है तो वह n बराबर k पर भी सत्य होगा। पहला क्या कहता है कि यदि कोई कथन n बराबर 1 पर सत्य है तो वह कथन n बराबर k पर भी सत्य होगा। चरण नंबर पहला ये होगा। पहला हम लोग देखेंगे कि n बराबर 1 रखेंगे, अगर n बराबर 1 पर सत्य है तो वह n बराबर k पर भी सत्य होगा। ये हम सिद्धांत ये कहता है। सिद्धांत क्या कहता है? पहला सिद्धांत हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई कथन n बराबर 1 पर सत्य है तो वह कथन n बराबर k पर भी सत्य होगा। ये सिद्धांत गणितीय आगमन का पहला सिद्धांत यही है कि यदि कोई कथन n बराबर 1 पर सत्य है तो वह कथन n बराबर k पर भी सत्य होगा। क्या होगा? n बराबर k पर सत्य होगा। और चूँकि n बराबर k पर भी सत्य हो सकता है तो हम लोग मान लेंगे। चरण नंबर दूसरा लिखिएगा। चरण दूसरा क्या करेंगे? यहाँ पर चरण चूँकि n बराबर k पर सत्य हो सकता है, तो सत्य हो सकता है तो हम लोग मान लेंगे कि माना n बराबर k। दूसरा में हम लोग मान लेंगे माना कि n बराबर k हम लोग मान लेंगे। मतलब कि जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लोग k रख देंगे। क्या कर देंगे? जहाँ जहाँ n बराबर n था वहाँ वहाँ हम लोग k कर देंगे। n बराबर हम लोग k मान लेंगे। क्या करेंगे? n बराबर हम लोग k मान लेंगे। n बराबर माना n बराबर k पर, तो n बराबर k हम लोग मान लेंगे। दूसरा चरण कहता है कि चूँकि n बराबर k पर सत्य हो सकता है, पहला चरण कहता है, तो दूसरा में हम लोग मान लेंगे। चूँकि हो सकता है तो हमें मानने में कोई ऐतराज़ नहीं है, तो दूसरा चरण में हम लोग n बराबर k मान लेंगे। और तीसरा चरण क्या कहता है? तीसरा चरण क्या कहता है कि यदि n बराबर k प्लस 1 पर सत्य है, यदि कोई कथन n बराबर k प्लस 1 पर सत्य है तो वह सभी प्राकृत संख्या के लिए सत्य होगा। अर्थात n जो है बिलोंग्स करेगा किससे? नेचुरल नंबर से। तो तीसरा चरण कहता है, पहला चरण कहता है कि n बराबर 1 पर सत्य है तो k पर सत्य होगा। पहला चरण यह कहता है, पहला चरण हम लोग करेंगे n बराबर 1 पर सत्य करेंगे तो n बराबर k पर भी सत्य हो सकता है, ये हम लोग लिख देंगे। फिर चूँकि n बराबर k पर सत्य हो सकता है तो दूसरा चरण में हम लोग मानेंगे n बराबर k, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग k रखेंगे। और फिर तीसरा चरण क्या कहता है? तीसरा चरण में क्या कहता है कि यदि कोई कथन n बराबर k प्लस 1 पर सत्य है, यदि कोई कथन n बराबर k प्लस 1 पर सत्य है तो वह सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा। यानी कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। तो इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए और फिर हम लोग एक प्रश्न के द्वारा समझते हैं कि इन कथनों को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इतना चलिए, इन्हीं 3 चरण में सभी प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो हम आपको एक प्रश्न बता देते हैं हल कर कर, वैसे ही आप लोग सारे प्रश्न को हल कर लीजिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल आप लोग को हम बता देते हैं। एक प्रश्न हम आप लोग को बता देते हैं। एक प्रश्न आप लोग लिखिएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। क्या समझते हैं कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि सिद्ध करें कि n जो है बिलोंग्स करता है n से। मतलब कि n जो है वो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 1 + 3 के स्क्वायर प्लस ऐसे ही पावर 3 के पावर n - 1 तक गया है।
इक्वल टू क्या कहता है, इक्वल टू कहता है 3 के पावर n-1 इक्वल टू 2 है, इक्वल टू इसका RHS में यह है। तो इसको हम लोग को सिद्ध करना है, क्या करना है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है, एक और इसको हम लोग को सिद्ध करना है, क्या करना है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। हल लिख कर हम लोग, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ऐसे प्रश्न को, गणितीय आगमन के सिद्धांत के सभी प्रश्नों को हम लोग कितने चरण में हल करते हैं, 3 चरण में। और कौन कौन चरण है, उन चरण को हम लोग जानते हैं। पहला चरण कहता है कि यदि कोई कथन n बराबर 1 पर सत्य है, n बराबर 1 पर सत्य है तो वह n बराबर k पर सत्य होगा। क्या होगा, n बराबर k पर सत्य होगा। फिर हम लोग मानते हैं कि माना n बराबर k, और फिर सिद्धांत 1 यह है, सिद्धांत 1 यह है से फिर सिद्धांत 2 क्या कहता है, सिद्धांत 2 कहता है, सिद्धांत 2 कहता है कि यदि कोई कथन n बराबर k प्लस 1 पे सत्य हो, n बराबर k प्लस 1 पे सत्य हो तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। 3 चरण में हम लोग गणितीय आगमन के सिद्धांत के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं कि यह कैसे हल होगा। इसको हम लोग देखेंगे, पहला लिखेंगे सिद्धांत नंबर 1, सिद्धांत नंबर 1 देखेंगे, सिद्धांत नंबर 1 देखेंगे। सिद्धांत नंबर 1 में क्या होता है, सिद्धांत नंबर 1 में हम लोग देखते हैं n बराबर 1 पे, तो n बराबर 1 पर हम लोग लिखेंगे, करिएगा। इसको हम लोग n बराबर 1 पे पहले देखेंगे। तो n बराबर 1 पे इस पहले हम लोग LHS से चलेंगे। तो LHS से n बराबर 1 पे क्या है, LHS के n बराबर 1 यानी कि पहला टर्म क्या है, LHS का पहला टर्म LHS यह है और RHS यह है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को LHS कहते हैं और राइट हैंड साइड वाले को RHS कहते हैं। तो LHS में n बराबर 1 यानी कि पहला टर्म क्या है, NHS बराबर L बराबर 1 हो जाए, माफ करिएगा, LHS में n बराबर पहला टर्म 1 हो जाएगा। फिर हम लोग चले RHS से, RHS से क्या कहता है, RHS में क्या है, RHS में दिया है यह 3 के पावर n-1/2। और चूँकि हम लोग को n बराबर क्या लेना है, n बराबर 1 लेना है, तो n के जगह हम लोग 1 ले लेंगे। तो 3 के पावर 1-1/2, तो किसी का पावर 1 वही संख्या हो जाता है। 3 के पावर 1 मतलब कि 3 और -1/2, तो 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से एक जाएगा तो 2/2, और इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो ये देखिए इसका LHS और RHS दोनों समान आ गया, क्या आ गया, LHS और RHS समान है। अब लिखेंगे चूँकि LHS इक्वल टू RHS, इसका LHS और RHS समान है, इसीलिए हम लोग कहेंगे, इसीलिए कथन n बराबर k पर भी सत्य होगा। चूँकि हम लोग पढ़े थे सिद्धांत 1, हम लोग क्या पढ़े थे, सिद्धांत हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई कथन n बराबर 1 पे सत्य है, n बराबर 1 पर सत्य मतलब कि जिसका LHS और RHS दोनों n बराबर 1 पर बराबर हो। तो हम लोग यहाँ देख लिए कि LHS और RHS दोनों n बराबर 1 पर बराबर है, मतलब कि n बराबर 1 पे यह कथन सत्य है, इसीलिए यह कथन कितना पर सत्य होगा, n बराबर k पर सत्य होगा। तो आई होप कि आप लोग सिद्धांत नंबर 1 चरण नंबर 1 समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं चरण नंबर 2 में। चरण नंबर 2 क्या कहता था, चरण 2 में हम लोग जान रहे थे कि यदि n बराबर k पर सत्य है तो हम लोग मानते थे कि माना n बराबर k। अब हम लोग मानेंगे, क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे चरण 2, चरण नंबर 2, चरण नंबर तो क्यों क्या कहता था, माना n बराबर k, n बराबर k। अब हम लोग मानेंगे, मतलब कि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग k मानेंगे। तो देखिए क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे, 3 है तो 3 है, 3 के स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर, और 3 के पावर n के जगह हम लोग k लिख देंगे। चूँकि n बराबर k माने हैं तो n के जगह हम लोग k लिख दिए। फिर हम लोग RHS में चलेंगे, तो 3 के पावर n के जगह k है तो k -1/2, ये हम लोग मान लिए। क्या कर लिए, ये हम लोग मान लिए। चरण नंबर 2 में कुछ नहीं करते थे, चरण नंबर 2 में हम लोग n बराबर k मानते थे। क्यों मानते थे, क्योंकि सिद्धांत पहला हम लोग देखे थे कि n बराबर 1 पर सत्य है तो n बराबर k पर सत्य होता है। अगर सत्य होता है तो हम लोग को मान सकते हैं कि n बराबर k मान सकते हैं। तो हम लोग चरण नंबर 2 में n बराबर 2 मान लिए। आई होप कि आप लोग इतना माफ करिएगा समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं सिद्धांत नंबर 2, मतलब कि चरण नंबर 3 में। सिद्धांत 2 की ओर अब हम लोग चलते हैं। सिद्धांत 2, चरण 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए, चूँकि हम लोग जानते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत को 3 चरण में कहते हैं, बनाते हैं।
पहला चरण में हम लोग n बराबर 1 पर सेट करते हैं तो k पर सेट हो जाता है। फिर चरण नंबर 2 में n बराबर k मान लेते हैं और तीसरा चरण सिद्धांत दूसरा का उपयोग करते हैं। तीसरा चरण में सिद्धांत दूसरा क्या कहता है कि यदि कोई कथन n बराबर k प्लस 1 पर सेट हो तो वह सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। तीसरा चरण यह कहता है, तो हम लोग को पहले मानना पड़ेगा कि माना n बराबर k प्लस 1। और हम लोग तीसरा चरण में मानेंगे, माना n बराबर k प्लस 1। मान लिया कि माने कि n बराबर k प्लस 1, चूँकि हम लोग को अब सिद्ध करना है कि n बराबर k प्लस 1 पर सत्य होगा तो वह सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। यदि कोई कथन n बराबर k प्लस 1 पर सत्य है तो वह सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। इसीलिए हम लोग को मानना पड़ेगा n बराबर k प्लस 1। तो n बराबर k प्लस 1 मानेंगे, मतलब कि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k प्लस 1 रखेंगे। क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k प्लस 1 रखेंगे। तो पहले हम लोग LHS से चलेंगे। LHS से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले LHS से हम लोग चलते हैं तो LHS में क्या है, 1 है, 3 है, 3 के स्क्वायर है प्लस 3 के पावर। देखिए 3 के n के जगह हम लोग को क्या रखना है, n के जगह हम लोग k प्लस 1 रखना है। तो k प्लस 1 और चूँकि फिर n के बाद -1 है तो -1 लिख दिए। इक्वल टू है तो इक्वल टू है तो माफ़ करेगा, LHS से चलना है तो केवल LHS में चलेंगे। क्या करेंगे, चूँकि हम लोग केवल LHS से चल रहे हैं तो LHS से चलेंगे। और हम लोग देख लिए कि यहाँ इतना है, यहाँ देखिए +1 और -1 इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। चूँकि k +1 और -1 कैंसिल हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 3 का स्क्वायर डॉट 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 3 के पावर k। 3 के पावर k यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ देखिए पावर में 1 बढ़ रहा है। 3 के पावर 1 था तो 3 के पावर 2 हो गया, मतलब कि हर एक स्टेप पर पावर 3 के पावर 1 में बढ़ोतरी हो रहा है। मतलब कि 3 के पावर में 1 बढ़ते जा रहा है। ये टर्म क्या कर रहा है कि ये टर्म कर रहा है कि पहले 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ेगा, फिर 3 बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते k तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, k तक चला जाएगा। तो k तक चला जाएगा। चूँकि हम लोग ऊपर हम लोग देखे थे कि n बराबर 3 के पावर k माइनस 1 का मान हम लोग को पता है। क्या है, 3 के पावर k माइनस 1 का मान पता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k। 3 के पावर k से पहले क्या आएगा, 3 के पावर k माइनस 1 आएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि एक बढ़ोतरी हो रहा है, तो बढ़ोतरी हो रहा है तो इसके पहले 3 के पावर k माइनस 1 होगा, तब तो 3 के पावर k माइनस 1 में 1 जोड़ देंगे तो k आ जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि 3 के पावर k के पहले वाला टर्म 3 के पावर k माइनस 1 होगा। क्या होगा, 3 के पावर k माइनस 1 होगा, यह इसका टर्म होगा। चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि 3 के पावर k से पहले क्या होगा, 3 के पावर k माइनस 1 होगा, तब तो अगला टर्म आ जाएगा 3 के पावर k। चूँकि एक पावर में 1 का बढ़ोतरी हो रहा है। क्या हो रहा है, ये टर्म कह रहा है कि पावर में 1 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो पावर में 1 का बढ़ोतरी हो रहा है, इसका मतलब 3 के पावर k से पहले 3 के पावर k माइनस 1 होगा। क्या होगा, 3 के पावर k माइनस 1 होगा। ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं, ऐसा हम लोग लिखते हैं चूँकि हमें यहाँ पर ऊपर में n बराबर, जहाँ हम लोग n बराबर k माने थे वहाँ इससे पहले वाले टर्म का मान हमें मालूम होता है। क्या होता है, इससे पहले वाले इतना का मान हमें मालूम होता है, इतना का मान हमें पहले से मालूम होता है। इसी कारण हम लोग इसको ऐसा फॉर्म में तोड़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ तक इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इतना का मान क्या दिया है, इतना 3 के पावर k 1 to 3 के पावर स्क्वायर प्लस इतना 3 के पावर k माइनस 1 तक का मान कितना दिया है, तो 3 के पावर k माइनस 1 का मान इतना दिया है। तो इसका मान हम लोग इतना लिख सकते हैं 3 के पावर k माइनस 1/2 प्लस अलगे है, प्लस अलगे हो गया 3 के पावर k, ये अलग हो गया, 3 के पावर k अलग हो गया, क्योंकि इतना का ही मान हम लोग को इतना दिया हुआ था। इतना 3 के पावर k माइनस 1 तक का ही मान यह था, इसीलिए इसका मान हम लोग यह पुट कर दिए और 3 के पावर k को 3 के पावर k हम लोग छोड़ दिए। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसका नीचे नहीं पूछा है तो इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2। 2 से 2 1 बार में कैंसिल हो जाएगा और 1 से गुना करेंगे तो सेम होगा। क्या होगा, 1 से गुना करेंगे किसी में तो वह सेम होता है, फिर प्लस 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा और 2 से 3 के पावर k में गुना करेंगे तो 2 × 3 के पावर k हो जाएगा। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए हों।
इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको आगे कर देते हैं, 1 को पीछे कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग आगे कर देते हैं। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर k प्लस 2 इंटू 3 के पावर k माइनस 1/2। प्लस वाले को आगे कर दी और माइनस वाले को बाद में कर दी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से 3 के पावर k कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में 3 के पावर k कॉमन है, तो 3 के पावर k कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से 3 के पावर k कॉमन ले लेते हैं। तो 3 के पावर k कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1। 3 के पावर k कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा तो 2, और -1 है तो -1, अपॉन 2 है तो अपॉन 2 लिख देंगे, अपॉन 2 है तो अपॉन 2 लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ इसके बाद चलेंगे तो 3 के पावर k है तो 3 के पावर k इंटू, बीच में नहीं कुछ है तो इंटू है, बीच में नहीं कुछ रहता है तो इंटू का साइन होता है। इंटू मतलब कि गुना। 3 के पावर k इंटू 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, -1, माफ़ करिएगा। 3 के पावर k है तो 3 के पावर k लिख दिए, और 2 + 1 3 है तो 3 लिख दिए, -1 है तो -1 लिख दिए, अपॉन 2 लिख दिए। इसके ऊपर नहीं कुछ है तो इसका पावर 1 होता है। 3 के पावर नहीं कुछ है तो 1 हो सकता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि गुना में पावर ऐड होता है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है। क्या होता है, बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। इसको हम लोग इरेज करते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं, बेस सेम हो तो पावर को हम लोग ऐड करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर k + 1 -1/2। इसको हम लोग यह लिख सकते हैं, LHS बराबर इतना हम लोग का आ गया, LHS बराबर इतना हम लोग का आ गया 3 के पावर k + 1 -1/2। यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या किए कि माने हम लोग n बराबर k + 1, n बराबर k + 1 माने तो जहाँ जहाँ n था वहाँ n के जगह k + 1 रख दिए। n के जगह क्या पुट कर दिए, k + 1, फिर -1 था तो -1 रख लिए, +1 से -1 कैंसिल हो गया तो ये 3 के पावर k तक हो गया। क्या हो गया, 3 के पावर k तक आ गया। चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि हर एक बार एक टर्म 3 के पावर में 1 की बढ़ोतरी हो रही है। कितनी की बढ़ोतरी, 3 के पावर में एक पावर बढ़ रहा है। पहले 3 था तो फिर 3 के पावर 2 हो गया, फिर 3 के पावर 3, ऐसे ही 3 के पावर k तक आ गया। और चूँकि 3 के पावर k से पहले क्या होता है, 3 के पावर k से पहले 3 के पावर k -1 होगा। क्यों होगा, चूँकि हर एक बार पावर में 1 की बढ़ोतरी हो रही है। इसी कारण 3 के पावर k से पहले 3 के पावर k -1 होगा। और चूँकि हम लोग जान रहे थे कि 3 के पावर k -1 तक का मान कितना था, यह दिया हुआ था। जहाँ हम लोग माने थे n बराबर k, वहाँ पर 3 के पावर k -1 तक का मान यह दिया हुआ था, 3 के पावर k -1/2। और प्लस 3 के पावर k है तो प्लस 3 के पावर k लिख दिए। फिर हम लोग इन दोनों का एलसीएम लिए तो 2 हो गया। फिर हम लोग 3 के पावर इतना लिख दिए, फिर 2 से इतना में गुना किए तो 2 × 3 के पावर k हो गया। फिर हम लोग क्या किए कि प्लस वाले को आगे लिख दिए, 3 के पावर k, ये वाला को आगे लिख दिया, 1 को पीछे लिख दिए। फिर हम लोग क्या किए कि इन दोनों में 3k है तो 3k को कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो 1 + 2 बच गया, 1 + 2 बच गया, और -1 है तो -1, अपॉन 2 है तो 2। फिर हम लोग देख रहे हैं कि चूँकि बेस दोनों का सेम है, क्या है, 3 के पावर k × 3 है, तो इसको इन दोनों का बेस सेम है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर k + 1 और -1/2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो LHS का मान हमें इतना आ गया। LHS का मान क्या आ गया, LHS का मान इतना आ गया। LHS का मान क्या है, LHS का मान यहाँ देखिए, LHS का मान, मार्कर को थोड़ा चेंज करते हैं। LHS का मान हमारा आया था 3 के पावर k + 1 -1/2। ये LHS का मान आया था कब, जब n बराबर k + 1 माने थे। जब माने थे, क्या माने थे, जब माने थे n बराबर k + 1 तो LHS का मान इतना आ गया था, 3 के पावर k + 1 -1/2। अब हम लोग चलेंगे RHS से, और हम लोग RHS को देखेंगे। चूँकि LHS और RHS दोनों बराबर होता है तब कथन इन सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। तो LHS का मान तो हम लोग याद कर लिया। अब हम लोग RHS से चलेंगे। तो RHS क्या कहता है, 3 के पावर n -1/2। तो n के जगह क्या रखना है, n के जगह k + 1 रखना है। तो n के जगह हम लोग k + 1 रख देते हैं, और -1/2। तो हम लोग देखेंगे कि LHS और RHS दोनों बराबर है। क्या है, LHS और RHS दोनों बराबर आ गया। चूँकि लिखेंगे, चूँकि LHS बराबर RHS, अतः कथन सभी प्राकृत
संख्याओं अतः कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा। ये जो कथन है सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू n, अर्थात n बिलोंग्स टू n। तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर पहला माफ करिए क्वेश्चन नंबर पहला समझ गए होंगे। किसी भी गणितीय आगमन के सिद्धांत के किसी भी प्रश्न को हम लोग कितने टर्म में बनाएंगे? 3 टर्म में। पहला टर्म क्या होगा? पहला टर्म में सिद्धांत नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। सिद्धांत नंबर 1 क्या कहता है कि यदि कोई कथन n बराबर 1 पर सत्य है तो वह सभी माफ करिएगा n बराबर 1 पर सत्य हो तो वो कथन n बराबर k पर सत्य होगा। क्या होगा? n बराबर k पर सत्य होगा। फिर हम लोग k पर सत्य होगा तो दूसरा चरण में हम लोग क्या करते हैं? दूसरा चरण में हम लोग मान लेते हैं, माना कि n बराबर k हम लोग दूसरा चरण में मान लेते हैं। और तीसरा चरण में क्या करते हैं? तीसरा चरण में हम लोग सिद्धांत नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। सिद्धांत 2 क्या कहता है कि यदि कोई कथन n बराबर k+1 पर सत्य है, k+1 पर सत्य है मतलब कि जिसका k+1 पर LHS और RHS का मान बराबर हो तो वह सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत के किसी भी प्रश्न को हम लोग 3 चरण में हल करेंगे। चरण नंबर 1 में पहला में सिद्धांत 1 का प्रयोग करेंगे, दूसरा में मानेंगे n बराबर k और तीसरा में हम लोग n बराबर k+1 पर सिद्धांत नंबर दूसरा k+1 का उपयोग करेंगे और हमें सभी प्राकृत संख्याओं के लिए दिखा देंगे। तो आई होप कि आप लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। अगर इस क्लास से आप लोग कुछ भी सीखे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे हम मोटिवेट हो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।